अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने यूज़ करना है एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पिछले लेक्चर्स में हमने ओपी एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। तो पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद हमारा ये लेक्चर है, यहाँ पर हम ओपी को इस्तेमाल करेंगे एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हम इसको एज अ एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, वो कोई भी सिग्नल हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल। तो बच्चों, ये लेक्चर जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स से है। पंजाब बोर्ड्स जितने भी हमारे उन सब का जो सिलेबस है उसके मुताबिक और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा लेक्चर है। तो इसका जो स्कोप है वो एफएससी तक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी और क्लास का बच्चा इसको देख रहा है तो ये एक बेसिक लेक्चर होगा, एडवांस लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ एफएससी है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले तो ये जो एम्पलीफायर है ये क्या करता है, ये वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, उनके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर हम इसकी इनपुट के ऊपर एक वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा और साथ में एक और काम भी कर देगा। आप देख रहे हैं ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो बच्चों, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने अपना सिग्नल किस इनपुट पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं एम्पलीफायर में। एक हमारे पास ये इन्वर्टिंग इनपुट है और दूसरा ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जी ओपी एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो हम अपना इनपुट सिग्नल या हमारा जो वीक सिग्नल है उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर और अप्लाई करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस R1, यानी कि रेजिस्टेंस R1 के ज़रिए हम अपने सिग्नल को इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ये काम किस तरह से करेगा, किस तरह से एम्पलीफाई करेगा, ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपने इसको देखते जाना है, ठीक है। हमने ओपी वाला जो पिछला लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उनको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। अब हमने उसमें पढ़ा था कि हमारा जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होते हैं इनके दरमियान बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है। इतनी हाई रेजिस्टेंस होती है कि प्रैक्टिकली इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो बच्चों इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये ग्राउंड पे है। बच्चों, अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ग्राउंड पे है तो उसकी वजह से जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो भी ग्राउंड पे होगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसका मतलब है कि हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड का मतलब है 0 वोल्ट पे है, ठीक है जी। इसकी वजह से हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो भी ग्राउंड पे, हमारा जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो भी ग्राउंड पे हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो वोल्टेज है उसको 0 लिखा हुआ है। इसे कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड्स। तो अब हम चलते हैं अपनी गेन की डेरिवेशन की तरफ, जो कि बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस R1 नज़र आ रही है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और एक रेजिस्टेंस आपको R2 नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अक्रॉस या इसके थ्रू हम अपना आउटपुट हासिल करेंगे। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है आउटपुट टर्मिनल, यहाँ पर हमें मिलेगा आउटपुट थ्रू R2। बच्चों, अगर रेजिस्टेंस R1 से करंट फ्लो कर रहा है I1, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए करंट इस पाथ को तो चूज़ नहीं करेगा। तो करंट किस पाथ को चूज़ करेगा, करंट इस पाथ को चूज़ करेगा। इसका मतलब है जो भी करंट आपका R1 के थ्रू होगा वही करंट आपका R2 के थ्रू होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है जब हमने गेन की डेरिवेशन करनी है। तो बच्चों, अब हम अपनी गेन की डेरिवेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करते हैं हमारी रेजिस्टेंस R1 में। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, करंट क्या होता है, इस करंट को हम I1 कह लेते हैं। जो करंट होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस दो वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं, एक V नेगेटिव और एक V इन। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा R1 के अक्रॉस वो इन दोनों के डिफरेंस से आएगा। कैसे आएगा, V इन माइनस V नेगेटिव ओवर R1।
बच्चों V इन तो हम ऐसे लिखेंगे और V नेगेटिव जो है या V इन्वर्टिंग हमारा जो इनपुट है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम पहले ही कह चुके हैं वो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ओवर R1। तो हमारे पास जो करंट के लिए एक्सप्रेशन आ गया ये आ गया V इन ओवर R1। अब ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हम I2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो I2 है बच्चों वो आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि R2 है, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? इसके क्रॉस भी दो वोल्टेज हैं, एक V नॉट है और एक पीछे हमारे क्या है V नेगेटिव, इनके वोल्टेज अक्रॉस इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा V नेगेटिव माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। लेकिन बच्चों V नेगेटिव क्या है, ये हमारा 0 है, माइनस V नॉट ओवर R2, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस V नॉट ओवर R2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया I2। अब हमने I1 और I2 कैलकुलेट कर लिए और शुरू में स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान इतनी हाई रेजिस्टेंस है कि करंट इस पाथ को तो चूज़ नहीं करेगा, तो जितना करंट हमारा R1 में से है वही करंट हमारा कहाँ होगा, R2 में होगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन पहले से ही पता है कि I1 जो है दिस इज इक्वल टू I2, इट शुड बी इक्वल टू I2, ठीक है बच्चों। तो I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास है V इन ओवर R1 और माइनस V नॉट ओवर R2, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है, यूं करके, तो ये हमारे पास बन जाएगा V इन R2, V इन R2 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर मल्टीप्लाई बाय R1। बच्चों आप ऐसा करें कि इस R1 को इधर डिवाइड कर दें, R2 ओवर R1, और ये V इन को इधर डिवाइड कर दें, माइनस V नॉट ओवर V इन, ठीक है। इक्वेशन को दोनों तरफ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V नॉट ओवर V इन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस R2 ओवर R1। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देखा कि V नॉट ओवर V इन ये किसके बराबर होता है, ये गेन के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये ओपन लूप गेन नहीं है बल्कि क्लोज लूप गेन है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो हमारी जो गेन है बच्चों, हमारी गेन किसके बराबर आ गई, ये V नॉट ओवर V इन, ये हमारी गेन हो गई। गेन बराबर किसकी आ गई, माइनस R2 ओवर R1। तो ये हमारे OP एम्पलीफायर की गेन है बच्चों। गेन से मुराद ये होता है कि हमारा जो OP है वो हमारे सिग्नल को कितना एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। हमें जब सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा तो वो किस कदर कितना एम्पलीफाई होकर मिलेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक माइनस भी आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने स्टार्ट में बताया कि ये एम्पलीफायर ना सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा बल्कि उसको इन्वर्ट भी कर देगा, ठीक है। और इस रिलेशन की या OP एम्पलीफायर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, वो इसकी गेन के रिजल्ट में है। अब देखिए इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, इसके बावजूद इसकी जो गेन है वो बड़ी सिंपल है। इतनी सिंपल है कि उसमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, R2 ओवर R1। यानी कि अगर आप गेन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली आपने R1 R2 को चेंज करना है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जो रेजिस्टेंस हैं जो आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किए हैं, सिर्फ इन रेजिस्टेंस को चेंज करें। इनको चेंज करना बहुत ही आसान है, इनको चेंज करें, आपकी गेन चेंज हो जाएगी। गेन बढ़ा सकते हैं, गेन कम कर सकते हैं। तो यही इसको जो है वो एक यूनिक एम्पलीफायर बनाती है बाकी एम्पलीफायर से, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल टू इंक्रीज द गेन इन OP एम्पलीफायर। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने OP को देखा एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम OP को देखेंगे एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।